नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत पाठक फ्रॉम ग्रो इंडिया। आज आप लोग के समक्ष इसके पहले जहां तक हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया ग्रो इंडिया के बारे में कि ग्रो इंडिया एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके साथ साथ हमने बताया कि जो युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन से बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे। उसमें मतलब वो जनरल के व्यक्ति उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे डाउट थे। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारा उस डाउट को क्लियर किया। उसके साथ साथ हमने ये भी दर्शाया कि ऑनलाइन आवेदन को कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसमें टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हमने क्लियरली अपडेट करने की कोशिश की। और आज हम इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पूरा जो वीडियो होगा हिंदी में होगा और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी इसमें आपका कमेंट हो, चाहे जो भी विचार हो, जहां भी आपको समझने में मतलब उस चीज़ को आप समझ ना पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पूर्णतः हेल्प किया जाएगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू बाय वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे मेरे साथ यहाँ पर टैक्स पेयर्स नॉर्मल टीडीएस या टीसीएस, इस पे रजिस्टर नाउ पे आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो डिटेल्स जा रही हैं इसमें केवाईसी डिटेल्स, जो भी आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी इंपॉर्टेंट आपकी केवाईसी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ पर फीड करने जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल प्रोसेस है। जिस तरह से आप किसी भी गूगल आईडी या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर आप आईडी क्रिएट करते हैं, उसी तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये कैटेगरी एज ए टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर जीएसटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स के अंदर आप रजिस्टर होना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर कंपोजिशन या फिर नॉर्मल डीलर वो सिलेक्शन बाद में होगा, बट अभी हम यहाँ पर चलेंगे कि हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके जो आईडी एड्रेस है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स सेलेक्ट नहीं करनी है आपको। यहाँ पर जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है वो वाला आपको सेलेक्ट करना है जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। हो सकता है कि आप दिल्ली में कहीं रहते हो बट आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो नोएडा का अप्लाई करना है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से जो है स्टेट सेलेक्ट करना होगा, वो उत्तर प्रदेश करना होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप आईडी क्रिएट कर लेंगे तो फिर उसका एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा जिसके थ्रू हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से आपको अपने जो आपके पैन कार्ड का नाम है, मीन्स पैन कार्ड में जो आपने नाम दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, तो उसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पैन पे आपका नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होना मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप वो वाला मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको प्रोसीड कर लेना है। चलिए मैं अपनी डिटेल्स डाल लेता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक टीआरएन नंबर अलॉट किया जाएगा। वो टीआरएन नंबर आपको सेफली करना है, उसको नोट कर लेना है। वो टीआरएन नंबर के थ्रू अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर जो ओटीपी आएगा वो ईमेल और मोबाइल नंबर पे सेम आएगा, तो इसको आप सेम रख सकते हैं। चलिए आप भी अपना एंटर कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं साथ के साथ ही, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा पेशेंस इसमें रखना होगा, क्योंकि मैं आपको लाइव डिटेल्स के साथ दिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि ये आपका सक्सेसफुली आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी अलॉट हो जाए। अब यहाँ पर ईमेल या मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो आपको वेरीफाई कराना है, उसके बाद प्रोसीड कर लेना है। चलिए आप भी एंटर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपने टीआरएन के थ्रू लॉगिन किया है उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो टाइम मिला है वो 15 डेज का है।
यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है कि जो TRN एक बार जनरेट हो जाता है तो 15 डेज तक ये वैलिड रहेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम अपनी डिटेल सारी फाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर टैब होगी, आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 बाय 1 सारी टैब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन क्विकली आएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका जो ट्रेड नेम है ये कोई भी रेड फील्ड नहीं है। इसका मीन्स ये है कि आप चाहें तो अपने GST नंबर को अपने नाम से भी ले सकते हैं, या अगर आपको कोई भी नाम रखना है कि सपोज कीजिए आपने A to Z एंटरप्राइजेज या ABC एंटरप्राइज या कोई भी आपने नाम सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना ट्रेड नेम एंटर करेंगे। अगर आप ये भूल जाते हैं तो डिपार्टमेंट को कुछ इसके बारे में पता नहीं लगेगा, और जो आपका नाम है पैन कार्ड पे उसके ही अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ट्रेड नेम एंटर करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो जो पैन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ये जो फील्ड्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे सपोज कीजिए हमने जो यहाँ पर पैन कार्ड हम यूज कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन का है, तो फिर हम यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप के लिए सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए ही यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी एंटिटीज यहाँ पर दिखाई गई हैं उनके लिए सेपरेट पैन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। बट प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर का इंडिविजुअल पैन है वो अपने पैन के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। फिर इसके बाद आता है कि क्या आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो रहने देना है, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, उसके जो रूल्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट दिए गए हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है जहाँ से आपको कंपोजिशन सेलेक्ट करना है। अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आपको ये सारी जो भी रूल्स हैं इनको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन जाएगी कि आप कंपोजिशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, पर हम यहाँ पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। बस ये वाला एक पॉइंट है जो कि आपको कैटेगराइज करता है कि आप कंपोजिशन डीलर हैं या फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है अलग अलग रीजन स्पेसिफाइड किए गए हैं कि आप किस रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, कि आपकी जो लिमिट है, जो GST रजिस्ट्रेशन लेने की जो लिमिट है जो कि स्पेसिफाइड की गई एक्ट में, क्या वो क्रॉस कर गई है, या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेट में सप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर आपकी लायबिलिटी आ रही है एज ए रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, यहाँ रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी मिले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा वॉलंटरी बेसिस, कि आप जो रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं वो अपनी खुद की इच्छा से लेने जा रहे हैं, यानी कि सेल्फ बेस आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, कि आपकी कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। पर इसके बाद जो है सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाता है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस दिन से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस मंथ के अंदर आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं उस मंथ की फर्स्ट ऑफ डेट से लेकर और जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके बीच में आप कोई भी डेट इसमें एंटर कीजिए। ज्यादा ओल्ड रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो, क्योंकि एक्ट के अंदर ये भी स्पेसिफाइड है कि 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो ये भी पॉइंट आ सकता है कि जब आपकी लायबिलिटी बन गई थी कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर भी आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो आप यहाँ पर अपने जो बिजनेस कमेंसमेंट की डेट है वो 30 डेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस महीने में आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो उसी महीने में आप इसको एंटर करें। तो सपोज कीजिए हम इसमें फर्स्ट ऑफ डेट ही ले लेते हैं, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं 1 जून। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है कि आपने कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन भी आपका क्या है, कि आप एक रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं, पहले से आपका एक GST है, फिर दोबारा से आप GST लेने जा रहे हैं, तो ये वो वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इसकी हमें कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है तो आप उसको एंटर जरूर कीजिएगा, इसका भी आपको गुड इफेक्ट मिलेगा। जो ऑफिसर्स हैं वो उसको वेरीफाई करके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको जल्दी अलॉट करेंगे। तो प्रोवाइडर के केस में क्या है कि आप कोई दूसरा आपके पास GST नंबर हो सकता है, या हो सकता है आपके पास पहले से कोई टिन नंबर हो या कोई भी ओल्ड डिटेल्स हो, पर अगर आप इसको नहीं भी फीड करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर इसका आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर अपना खुद का नेम यहाँ पर एंटर करना है, फादर नेम। और फादर नेम आप ध्यान दीजिएगा जो आपका पैन कार्ड है उस पे जिस भी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम
क्योंकि ये डाटा जो है वो वेरीफाइड होता है ऑनलाइन। आपका जो नेम है, आपके फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये वेरीफाइड होता है, इसको वैलिडेट किया जाता है। जब हम सबमिट कर देंगे इसको डाटा को तो ये वहां पर वैलिड होगा। तो यहाँ पर आप बेसिक डिटेल्स है जो भी आपके पैन कार्ड पे डिटेल्स आ रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स सेम होनी चाहिए यहाँ पर क्विक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा कि अगर किसी में भी अगर आपकी डेट मीन्स बर्थ डेट या फादर नेम या आपका नेम एक सिंगल डिजिट से भी अगर आपका डिफरेंट है तो आप उसको पहले करेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद जीएसटी अप्लाई करने जाइए तो आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। ये चीजें आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको प्रोप्राइटर एंटर करना है कि हम प्रोप्राइटरशिप के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। पासपोर्ट साइज यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। 100 KB तक की आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर ये आप डिटेल्स एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी सेम ही होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप या कंपनी या फिर किसी अदर एंटिटी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन लेटर या फिर बोर्ड रेगुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करें वो करेक्ट डिटेल्स एंटर करें। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे अब यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ये वाली डिटेल्स आप एंटर कर लेंगे। इसमें कोई ज्यादा 100 फास्ट वाला पॉइंट नहीं है। ऑथराइज सिग्नेटरी वाली जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली फील्ड आएंगी जब आप कर देंगे। इस पे आप यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। वैसे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं खुद ही सारे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करूं तो आपको रखना है। अगर आप यस करेंगे तो फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कि वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है या फिर कोई अदर है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। कंप्लीट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, आधार यहाँ पर सब आपको एंटर करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन जो रिजेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं वो इसी वजह से रिजेक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पर जो एड्रेस करते हैं वो आपने एंटर अपनी मर्जी से एड्रेस कर दिया। फिर उसके बाद एड्रेस एंटर करने के बाद आपने जो यहाँ पर सिलेक्शन किया है वार्ड का वो आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। सपोज कीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं गौतम बुद्ध नगर, तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स आएंगी वो पिन कोड के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पर देखिए हमने पिन कोड एंटर किया, फिर इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। ये वाली डिटेल्स आप अपने रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ये सेलेक्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके यूटिलिटी बिल, यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यूटिलिटी बिल क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूटिलिटी बिल की जो डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, फिर गवर्नमेंट का जो आपका लैंडलाइन बिल आता है वो भी हो सकता है, या फिर अदर कोई भी जो इसको गवर्नमेंट प्रूफ के रूप में यूज किया जाता है, एड्रेस प्रूफ के रूप में, वो यहाँ पर आपको देना है। तो उस पर जो भी डिटेल्स एज इट इज लिखी हो वो ही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप इसको डिफरेंट कर देंगे तो फिर आपका रिजेक्शन हो सकता है। यहाँ से आपको सर्कल सेलेक्ट करना है। स्टेट सर्कल जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको किस तरह से सिलेक्शन करना है कि आपका जो वार्ड है वो किस एरिया में होगा, तो यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया को आप गूगल पर सर्च कीजिए कि ये जो आपका एरिया है किस वार्ड के अंदर आता है, फिर यहाँ से आपको करेक्ट सिलेक्शन करते हुए जाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही वार्ड में जाएगी तो जल्दी अप्रूव होने के चांस होंगे। इसके लिए इसके बाद यहाँ पे स्टेट का जुडिक्शन आ गया, फिर सेंटर का जुडिक्शन है। इसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप जाकर साइट पर चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो एड्रेस आ रहा है वो किस एरिया में फॉल करता है। तो ये सीबीआईसी की वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स को चेक कर लेना है। दो जोन बनाए गए हैं यहाँ पर यूपी के अकॉर्डिंग, वहां पर आपको क्लिक करना है, फिर ये डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर इसमें जाके सब डिटेल्स के अंदर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको आपका एड्रेस दिखता चला जाएगा कि आप यहाँ पर कैटेगरी चेक करें पहले कि आपका एड्रेस किस में फॉल करता है। तो हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो कमिश्नरेट है वो नोएडा के अंदर आती है, क्योंकि नोएडा का रजिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं, डिवीजन 1 में है और रेंज 3 में है। तो ये डिटेल्स आप अपने आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि आपको जो प्रूफ अटैच करना है वो क्या आप अटैच करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि
यूटिलिटी बिल जो है वो सेकंड पॉइंट पे आएगा। पहले आपको यहाँ से इन वाले पॉइंट्स के अंदर से कि आपका जो प्रीमाइसेस है वो कंसेंट मींस आपने सामने वाले से कंसेंट ली उनकी कि आप उनके जो प्रीमाइसेस है वो यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ये रेंट एग्रीमेंट से डिफरेंट होता है कि किसी पर्सन का आप एड्रेस यूज कर रहे हैं, वो आपको लिखित में स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देते हैं कि उनको आपके यहाँ पर बिजनेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे ईमेल या कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये लीज्ड वाले, ओन, रेंटेड, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये आप कहीं से भी जाकर बनवा सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। कंसेंट फॉर्मेट के लिए भी आप जो है किसी भी जो भी आपके नियर बाई जहां से आपको स्टैम्प पेपर मिलते हैं वहां पे जाकर आप इन वाले पॉइंट्स को बनवा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट को या फिर कंसेंट लेटर को। ध्यान रखिएगा स्टैम्प पेपर पे अगर ये पॉसिबल है तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि स्टैम्प पेपर की अपनी एक वैल्यू होती है। स्टैम्प पेपर पे अगर आप करेंगे तो आपके रिजेक्शन के चांस बिल्कुल नील हो जाते हैं। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कंसेंट में कंसेंट लेटर। ये नीचे वाले ऑप्शन नहीं लेने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इधर कंसेंट लेटर ले लिया फिर इधर से इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेंगे। तो जो भी वो ऑप्शन आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा है फिर वही आपको ध्यान रखना है कि आप वही चीज यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपका खुद का अपना ये प्रीमाइसेस है तो आप इसको ऑन करेंगे। इस केस में बस केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है, प्रॉपर्टी की टैक्स रसीद लगानी होगी या फिर जो भी लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर लगाना है। सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। काफी इजी बनाया है इस पोर्टल को। अब इन्होंने काफी रेंट रिसीप्ट विद एनओसी ये भी बिल्कुल सिंपल कर दिया है कि आप एनओसी लगा दीजिए रेंट रिसीप्ट के साथ। रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं भी है तो, अगर शेड है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इसमें से आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट में आएगा कि आपको यूटिलिटी का बिल भी अटैच करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सपोज कीजिए हमने कंसेंट लेटर सेलेक्ट कर लिया। अब कंसेंट लेटर तो आपने सेलेक्ट कर लिया, कंसेंट लेटर सेलेक्ट करके आपने अपलोड कर दिया। फिर इसके बाद दोबारा से कंसेंट लेटर नहीं अटैच करना है इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पहले भी सेम ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं, दोबारा से भी वही ऑप्शन अटैच कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना यूटिलिटी का बिल लगाना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसमें सेम एक ही ऑप्शन करें। आप जो भी इसमें से डील करना चाहते हैं वो मिनिमम से मिनिमम आप सेलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग भी सिलेक्ट कर लेंगे, आप ट्रेडर्स भी कर देंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी कर देंगे, क्योंकि आपका जो प्रीमाइसिस है उसको भी देखा जाएगा कि प्रीमाइसिस की जो कैपेसिटी है वो क्या है। आप वहां से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बॉन्डेड वेयर हाउस है, ईओयू है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो आप ये गलती मत करिए कि कभी सारे ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिए। तो जो भी आपका जिस भी कैटेगरी के अंदर आप कवर होते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पे जाइएगा। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी आप यहाँ पर एंटर जरूर कीजिएगा। कि आपने सपोज कीजिए आप कोई फैक्ट्री डालने जा रहे हैं तो आप अपना बिलिंग एड्रेस तो आप एक पर्टिकुलर किसी ऑफिशियल एड्रेस को आप यूज कर रहे हैं। फिर जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है तो वो एडिशनल प्लेस में आएगी। अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फैक्ट्री का एड्रेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने घर पे रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं घर के एड्रेस पे, तो यहाँ पे आपने फैक्ट्री भी चला ली, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ये भी एक रिजेक्शन का पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एडिशनल प्लेस वाला तो आप जब यस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको नो कर दीजिए। फिर यहाँ से आता है गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप किस में डील करने वाले हैं, गुड्स में या सर्विसेज में। जिसमें भी आपको डील करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। देखिए मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ। जब आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर आसानी से कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि वीडियो बड़े होते जा रहा है, पर मैं आपको डिटेल्स अच्छे से क्लियर करते जा रहा हूँ। एक बार आप ये वीडियो आराम से देख लेंगे, फिर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इसको 8 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें आता है कि गुड्स के लिए सर हम कैसे सर्च करें, तो आप गुड्स का यहाँ पर नाम भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको HSN कोड पहले से आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 2 डिजिट वाला लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रॉड कैटेगरी कवर हो जाएगी आपकी। तो अगर ये वाली चीजें हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज में डील करने जा रहे हैं तो आप उस तरह से लीजिएगा। तो यहां से आप ब्रॉड कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड या फिर सर्विसेज का SSC कोड याद है तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वाली पॉइंट नहीं है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर्विस के लिए अलग अकाउंटिंग कोड होते हैं। ये देखिए, आप केवल कीवर्ड टाइप करिए यहां पर, सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली यहां पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से HSN कोड सेलेक्ट करना कोई टफ पॉइंट नहीं है। आप अपने गुड्स या सर्विस जिसमें आप डील करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अलग से, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके पास जो लाइसेंस अवेलेबल है, पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है आधार ऑथेंटिकेशन। तो मैंने जो आपको बताया था कि अगर आप इसको नो कर देंगे तो ध्यान रखिएगा, नो की का मीन्स ये है कि आपने KYC को ओके नहीं किया है, और KYC को अगर आप ओके नहीं करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 21 डेज से 30 डेज पे चला जाएगा, कि आपका जो काम है, आप 1 महीने के लिए आपका वो काम जो है वो डिले हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें। वो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो एड्रेस आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो जरूरी नहीं है वहां से मैच हो सकता है आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हो और उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन आप कहीं और ले रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई टफ वाला पॉइंट भी नहीं है कि इसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ से आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड अभी वेरीफाई नहीं होगा, यहाँ पे आधार कार्ड है, अभी इन्होंने कहा कि ठीक है आपने यस कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा वेरिफिकेशन, कि जो वेरिफिकेशन है वो आपको करनी है, अपना सेलेक्ट कर लेना है, नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस प्लेस पे आप साइन कर रहे हैं वहां, और उसके बाद EVC के थ्रू इसको सबमिट कर देना है। EVC के थ्रू जब हम सबमिट कर देते हैं, ये 15 to 20 मिनट्स में लगते हैं वैलिडेट होने में। फिर आपके पास एक लिंक आएगा, जिस लिंक पे आपको क्लिक करना है और वहां पे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर होगी, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, OTP वेरीफाई करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें आधार कार्ड और OTP वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। जब वो सबमिट हो जाएगा तब हमारी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, EVC वेरीफाई करना बहुत आसान काम है, पर आधार से वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ। यहीं पे कार्ड में होगी और आपको एक कंसेंट देनी है, यहाँ पे टिक पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। जब आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास जो है एक OTP आएगा आपके आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो OTP आपको एंटर करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो विंडो होगी कुछ इस तरह से होगी, उस पर एक पेज आएगा कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है। वो देखिए यहाँ पर आधार नंबर से OTP वेरीफाई कराने के बाद जो मैसेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैसेज आपको सक्सेसफुल का मैसेज आएगा तभी आपका GST नंबर जो है वो फाइनली अप्लाइड होगा, और उसके बाद 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक ARN मिलेगा। वो उस ARN के थ्रू आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो ट्रैक करेंगे। तो ये मैसेज आना काफ़ी ज़रूरी है। आपके पास ईमेल पे भी कंफर्मेशन आएगा और मैसेज में भी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने आज किस तरह से हम फास्ट वे में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी अलॉटेड हो सके।